और आइए आज किन 4 खबरों पर रहेगा स्पेशल फोकस पूरे शो के दौरान, ये भी आपको बता देते हैं। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले बात हंगर इंडेक्स की होगी, जो सीधा रिजेक्ट कर दिया गया है भारत से। क्या कुछ कहा गया है भारत की तरफ से कारणों का, और क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाकई में किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित है भारत के खिलाफ, इसका करेंगे पूरा विश्लेषण। साथ ही साथ इजराइल वर्सेस हमास युद्ध का 7वां दिन, पूरे दिन का आज हाल आपको बताएंगे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स भी आपको देंगे। और भारत वर्सेस पाकिस्तान का कल होने जा रहा है महामुकाबला, टीम इंडिया की क्या है तैयारी, किस तरह का उत्साह, ये आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बात होगी बाजार की, जो आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरा, लेकिन आगे क्या रह सकती है चाल, अगले हफ्ते क्या होगा, इस पर भी देंगे आपको हम एक्सपर्ट्स की राय। और जरा दिन भर का हाल आज देख लेते हैं फटाफट अंदाज में, सुबह से लेकर शाम तक कौन सी खबरें छाई रही। तो भारत में पार्लियामेंट 20 समिट यानी कि P20 का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि यह समिट एक महाकुंभ है। P20 समिट का आयोजन कल तक चलेगा। इसमें G20 देशों के संसद अध्यक्ष और सभापति हिस्सा ले रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर पीएम मोदी ने कहा कि संघर्ष किसी के हित में नहीं है। पीएम ने कहा कि सबको एक साथ चलना चाहिए। इजराइल और हमास के बीच पिछले एक हफ्ते से जंग चल रही है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची नवरात्र के पहले दिन जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक हुई। इसमें यह फैसला लिया गया। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और पार्टी के बाकी नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने जानकारी दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बताया कि बैठक में लगभग 60 सीटों पर चर्चा की गई है। 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी को मेडिकली अबॉर्ट करने के केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 5वें दिन सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने निर्देश दिया कि एम्स के डॉक्टर्स को बोर्ड महिला की मानसिक और शारीरिक जांच के लिए उसकी मनोविकृति का पता लगाया जाए। सीजीआई ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता महिला को बोर्ड के सामने पेश होना चाहिए। इसके बाद बोर्ड रिपोर्ट बनाए कि महिला को दी जा रही डिप्रेशन की दवाओं से भ्रूण को कैसे बचाया जा सकता है। एम्स बोर्ड को यह रिपोर्ट 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में रखनी होगी। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार सुबह 10:30 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष को कुछ विधायकों की योग्यता पर फैसला लेना है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले पर कदम उठाने में अनिश्चित काल तक समय नहीं लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को यह दिखाना चाहिए कि वो मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। जून के बाद से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को अगले चुनाव से पहले विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेना चाहिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को चिट्ठी लिखता हुआ नजर आया है। चिट्ठी में उन्होंने सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने में उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भूमिका को लेकर विरोध दर्ज किया। साथ ही कहा गया कि वो आने वाले चुनावों में अपनी तटस्थता दिखाएं। दरअसल एक अमेरिकी अखबार ने हाल ही में रिपोर्ट छापी थी, जिसमें दावा किया गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बीजेपी की तरफ झुकाव रख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सुंदर पिचाई को चिट्ठी लिखी और सोशल मीडिया पर भी उसे शेयर किया। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने सिख समाज के त्याग को नमन किया और कहा कि चाहे भारत का स्वतंत्रता संग्राम रहा हो, मुगलों के खिलाफ लड़ाई रही हो या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, विभाजन हो या देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का बलिदान देना हो, अमित शाह ने कहा कि सिख समुदाय इस मामले में हमेशा नंबर 1 रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश 1984 के दंगे कभी नहीं भुला सकता। न्यूज क्लिक केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में पोर्टल के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड के खिलाफ हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया है। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि अदालत को दोनों याचिकाएं सुनवाई के लायक नहीं लगी। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्होंने गिरफ्तारी के साथ साथ 7 दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट से रिहाई की मांग की थी।
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने दिल्ली शराब नीति को तैयार और लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका उद्देश्य कुछ शराब निर्माताओं, थोक और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था। हालांकि बाद में सरकार ने खुद ही इसे वापस ले लिया था। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संजय सिंह को राजनीतिक बयानबाजी करने को लेकर फटकार भी लगाई। अंगलू हिंसा मामले में टीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत मिली है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने चंद्रबाबू नायडू को 1 लाख रुपए का निजी मुचलका भरने का निर्देश भी दिया है। हालांकि आपको बताएं कि 4 अगस्त को अन्नमया जिले के अंगल्लू गांव में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने नायडू और टीडीपी के अन्य नेताओं पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। ईडी के समन के खिलाफ दायर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए इसे सुनवाई के योग्य नहीं माना। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वीं बार समन जारी कर 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है। इधर पेपर लीक मामले में ईडी की कार्रवाई से राजस्थान में हड़कंप मच गया है। इस मामले में आज ईडी ने 3 शहरों में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं के करीबियों के घर और दफ्तर सहित 9 ठिकानों पर ईडी ने जांच की। इसमें एक व्यक्ति दिनेश खोड़निया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक में शामिल आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को ईडी ने पिछले दिनों रिमांड पर लिया था। उसके बाद ईडी ने कार्रवाई शुरू की। पंजाब सरकार ने 20 और 21 अक्टूबर को विधानसभा का सत्र बुलाया है, जिस पर एक बार फिर से रार शुरू हो गई है। राज्यपाल ने 20 अक्टूबर को बुलाए गए विधानसभा सत्र को गैर कानूनी बताया है। पंजाब राजभवन ने विधानसभा सचिव को पत्र लिखकर राज्यपाल के फैसले का हवाला दिया है। राज्यपाल इससे पहले भी बुलाए 2 दिवसीय विशेष सत्र को गैर कानूनी ठहरा चुके हैं। विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने सत्र बुलाते हुए कहा था कि यह सत्र पिछले सत्र का हिस्सा होगा, क्योंकि पिछले सत्र का सत्रावसान अब तक नहीं हुआ है। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है और एक बार फिर इसने भारत की नाराजगी मोल ले ली है। इसमें भारत को 125 देशों की सूची में 111वां स्थान दिया है। यही नहीं, भारत को पड़ोसी देशों पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे बताया है। लेकिन भारत ने इस इंडेक्स को सिरे से खारिज कर दिया। आखिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इस बार क्या क्या है, कौन कौन से देश इसमें किस किस पोजीशन पर हैं, उनका आधार क्या है, पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर हम आगे की चर्चा करेंगे। जीएचआई यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हो चुका है। इस इंडेक्स में भारत को 125 देशों में 111वें नंबर पर रखा गया है। भारत को 28.7 जीएचआई स्कोर के साथ भुखमरी के मामले में गंभीर स्थिति वाला देश बताया गया है। इस रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति उससे बेहतर बताई गई है। हंगर इंडेक्स की लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 102, बांग्लादेश की 81, नेपाल की 69 और श्रीलंका की 60वें पायदान दिखाया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे दक्षिण एशिया में भारत सिर्फ अफगानिस्तान से ऊपर है। तालिबान शासित अफगानिस्तान सूची में 114वें स्थान पर है। इससे पहले 2022 में 121 देशों की लिस्ट में भारत को 107वें पायदान पर रखा गया था, जबकि साल 2021 में भारत को 101वां रैंक दिया गया था। अब ये भी जान लीजिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। दरअसल ये किसी भी देश में भुखमरी की स्थिति को बताता है। इस लिस्ट को हर साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प नाम की यूरोपियन एनजीओ तैयार करती है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में 4 पैमानों का आकलन करने के बाद इंडेक्स को तैयार किया जाता है, जिसमें अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग शामिल है। इन 4 कैटेगरियों में क्या क्या शामिल है, इसे भी समझ लीजिए। पहला, अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट यानी एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर के लिए जरूरी कैलोरी नहीं मिलना।
दूसरा चाइल्ड मोर्टालिटी। चाइल्ड मोर्टालिटी का मतलब हर 1000 जन्म पर ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी मौत जन्म के 5 साल से पहले हो जाती है। तीसरे नंबर पर आता है चाइल्ड वेस्टिंग। इस कैटेगरी में बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत दुबला या कमजोर होता है। चौथी कैटेगरी में चाइल्ड स्टंटिंग आता है, जिसका मतलब ऐसे बच्चे जिनकी हाइट उम्र के लिहाज से कम हो। इन सभी कैटेगरियों में 100 पॉइंट का स्टैंडर्ड स्कोर दिया जाता है। तीनों कैटेगरी एक तिहाई हिस्सा होता है। स्कोर स्केल पर 0 सबसे अच्छा स्कोर होता है, वही 100 सबसे बुरा माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे उर्वशी प्रसाद जी का, जो कि डायरेक्टर हैं वीसी ऑफिस नीति आयोग में। उर्वशी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम अपने दर्शकों को ये भी बताएंगे कि भारत ने किस किस आधार पर इस रिपोर्ट को खारिज किया है, जो डेटा प्रेजेंट किया गया है भारत सरकार की ओर से, हम वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले मैम आपकी टिप्पणी, क्योंकि ये कोई पहला एक तरह से टसल नहीं है या भारत की तरफ से खारिज करने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। ऐसे पहले की रिपोर्ट्स भी खारिज की गई हैं और कमोबेश वही हवाले दिए गए हैं कि एक तो आपका डेटा इनसफिशिएंट है और दूसरा ये बायस्ड है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैम? जी, ये बल्कि जैसा आपने कहा, ये कोई नई बात नहीं है। मैं तो काफ़ी सालों से बल्कि इस इंडेक्स को ट्रैक कर रही हूँ, क्योंकि मैं हेल्थ और न्यूट्रिशन में ही काम करती हूँ, तो ये मेरा सेक्टर भी है। तो सबसे पहले तो इसमें जो समस्या है कि नाम में ही एक तरह से समस्या है, क्योंकि ये कहते हैं नाम जो इंडेक्स का है कि वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, लेकिन जो ज़्यादातर आपने कहा जैसे 4 इसमें इंडिकेटर हैं, तो उसमें 3 4 में से तो वो बच्चों के स्वास्थ्य से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो वो पूरे पॉपुलेशन फर्स्टली का अंदाजा आप उससे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड वो इंडिकेटर्स हैं। और जो चौथा इंडिकेटर है भी, जिसमें आपने कहा कि जैसे अंडर नरिशमेंट को वो मेजर करने की कोशिश करता है, तो वो एक सर्वे ओपिनियन पोल के तहत वो करते हैं और उसमें सिर्फ 3000 लोग वो लेते हैं। तो ये जो है समस्या जो है कि एक तो आपने इंडिकेटर्स जो चुने हैं वो आपके ही इंडेक्स के नाम से मैच नहीं हो रहे, तो आप मतलब असलियत में आप क्या मेजर करना चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। और सिर्फ बच्चों के मेजर से आप लेके पूरे पॉपुलेशन में वैसे भी आप कैसे एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं? सैंपल साइज के इश्यूज हैं, ओपिनियन पोल जो आप कर रहे हैं उसको किस तरह से कर रहे हैं, उसके इश्यूज हैं। तो जो डेटा से रिलेटेड इस इंडेक्स में बहुत सालों से इश्यूज रहे हैं। एब्सोल्युटली मैम, लेकिन इनकी तरफ से जो आर्गुमेंट आता है वो हमेशा ये आता है कि हम हंगर को और न्यूट्रिशन को हम किस रूप में देख रहे हैं। ये इनकी तरफ से सफाई आती है। ये कहते हैं हम मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ हंगर दिखा रहे हैं और इसमें हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं डेफिशिएंसीज इन कैलोरीज एज वेल एज इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये कह रहे हैं कि सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ कैलोरीज से ही नहीं ये तय होगा, उसमें सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो इनकी तरफ से ये आर्गुमेंट आता है मैम। नहीं तो फिर एक्चुअली हंगर मिसनोमर है, वही मैं कह रही हूँ। फिर इनको या तो कहना चाहिए कि न्यूट्रिशन इंडेक्स है, चाइल्ड न्यूट्रिशन इंडेक्स है, तब मुझे फिर भी समझ में आएगा कि भाई एटलीस्ट 3-4 में से 3 इंडिकेटर आपके जो हैं वो बच्चों के स्वास्थ्य से, बच्चों के पोषण से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये एक इशू है, पर वो मैंने कहा कि वो तो एक ही बात है कि जो इसकी पोजीशनिंग है उसमें समस्या आती है, लेकिन जो मेजरमेंट का तरीका है उस पे जो मैंने जो सवाल उठ जाते हैं, और आप ये किसी स्टेटिस्टिकल व्यक्ति से भी बात करेंगे, और मैंने तो कई हमारे जो स्टेटिस्टिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात की, तो वो यही कहते हैं कि आप अगर इस तरह का डेटा लेते हैं कि जहां आप एक ओपिनियन पोल के बेसिस पे 3000 लोगों के आप उसका पूरे देश, भारत जैसे देश का एक आंकलन लगा रहे हैं उससे, तो वो बहुत ही एक ट्रिकी तरीका है उसको करने का। और उसमें तो तरह तरह की वेरिएबिलिटी आ सकती है, साल दर साल जब आप उसको मेजर करेंगे जी। तो उसमें कंसिस्टेंसी
बनाए रखना बहुत मुश्किल है। अब इसमें वो मैम एक- ये वो अब एक ये issue है। यस मैम, ये जो सैंपल साइज वाला जो आता है, फिर इसमें भी मैंने स्टडी करने की कोशिश की कि इनकी तरफ से क्या आर्गुमेंट है। तो इनका ये कहना है कि जो डेटा है हमारा, उसको आप इनसफिशिएंट मत बोलिए, क्योंकि ये डेटा खुद रिपोर्टेड है इंडिया के जरिए ही। एज FAO सदस्य, फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन का सदस्य होने के नाते भारत ने ये डेटा दिए हैं, और FAO की जो मेथोडोलॉजी है उसको हम फॉलो करते हैं। खास तौर से जो जीरो हंगर के 2 पैरामीटर्स हैं, प्रिवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट जिसको POU बोलते हैं, और दूसरा प्रिवलेंस ऑफ मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी PMSFI। तो ये कह रहे हैं कि डेटा आपका ही है। जी, अब ये भी इस इशू में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा जो पोषण ट्रैकर का ही डेटा है, आप देखें पोषण ट्रैकर हमारा बहुत ही एक तरह से दुनिया में वेल एक्सेप्टेड है, वेल रिगार्डेड है, और 7 करोड़ उसमें बच्चे, ज्यादातर 7 करोड़ से ज्यादातर बच्चे उसमें ट्रैक हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें हमारे पोषण ट्रैकर के हिसाब से, तो जो हमारी वेस्टिंग की रेट है वो 7% से कम है। लेकिन इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में वेस्टिंग की रेट ली है, जो चाइल्ड वेस्टिंग की रेट है, वो 18.7% ली है। तो ये हमारा डेटा और इनका डेटा, इसमें तो बहुत एक तरह से एक मिसमैच। और हमारे पास बड़ा सैंपल साइज है, 7 करोड़ से ज्यादा। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शक ये रिपोर्ट देखें हमारी, कि एग्जैक्टली जो मैम कह रही हैं, एग्जैक्टली जो भारत सरकार का वर्जन है, वो एग्जैक्टली किन आधार पर इस रिपोर्ट को खारिज किया गया है। जरा पहले देखिए डेटा बेस्ड ये रिपोर्ट, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत को लगातार तीसरी बार खराब नंबर दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में भारत को भुखमरी वाला देश बताया गया है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को गलत और भ्रामक बताया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कहना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की वास्तविक स्थिति को दर्शाता ही नहीं है। भारत ने आरोप लगाया है कि ये देश की छवि को खराब करने का प्रयास है। भारत के मुताबिक सूचकांक में भूख का आकलन बहुत ही खामियों वाली मेथोडोलॉजी के आधार पर कर दिया गया है। सरकार ने इस मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है, जो कहता है कि सूचकांक के 4 में से 3 संकेतक बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं और ये पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, जबकि चौथा संकेतक आबादी में कुपोषितों का अनुपात है, जो महज 3000 नमूनों के आधार पर कर दिया गया और उसमें भी ओपिनियन पोल पर आधारित है। भारत सरकार का साफ कहना है कि ये सूचकांक भरोसा करने लायक नहीं है। मंत्रालय ने सूचकांक में जारी किए गए डेटा को भी भ्रामक बताया और अपने खुद के डेटा जारी किए हैं। मंत्रालय के मुताबिक पोषण ट्रैकर पर 5 साल तक के बच्चों के आंकड़े अपलोड किए जा रहे हैं और इसमें बच्चों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अप्रैल 2023 में ये 6.34 करोड़ थे और सितंबर 2023 में ये बढ़कर 7.27 करोड़ हो गए। यानी भारत सरकार के पास अच्छा खासा सैंपल साइज है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि पोषण ट्रैकर पर हर महीने के आंकड़ों को देखें तो चाइल्ड वेस्टिंग का प्रतिशत लगातार 7.2% से नीचे है, जबकि वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में चाइल्ड वेस्टिंग 18.7% बता दी गई। मंत्रालय ने आगे कहा कि वेस्टिंग हो या स्टंटिंग, ये दोनों कई पहलुओं के जटिल मेल पर निर्भर करते हैं। इसमें भूख के अलावा स्वच्छता, अनुवांशिकी, पर्यावरण और खाद्य सामग्री शामिल है। यही नहीं, मंत्रालय का कहना है कि चौथा संकेतक यानी बाल मृत्यु दर में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि बच्चों की मौत के पीछे का कारण आखिरकार भूख ही है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि यूनिसेफ, WHO और विश्व बैंक जैसे कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पोषण ट्रैकर को न्यूट्रिशन के क्षेत्र में गेम चेंजर के रूप में स्वीकार किया है। ऐसे में साफ है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स सही स्थिति को बयान नहीं करता और भारत को दुर्भावना से लिस्ट में निचले पायदानों में दर्शाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब यहाँ पे भारत सरकार का पक्ष बहुत मजबूत नजर आता है और उसको सपोर्ट करने वाले कुछ डेटा और भी हैं। 15 साल में 41 करोड़ लोग गरीबी से निकाले भारत ने, बाकायदा UN ने तारीफ की थी, अभी कुछ दिन पहले आई थी। इसके अलावा 2022 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें अंडर नरिश्ड यानी कि अल्प पोषितों की संख्या जो है उसके भी डेटा दिए गए थे। 15 सालों में ये घटकर 22 करोड़ के आसपास रह गई। 2004 में ये 24 करोड़ से ज्यादा थी, 25 करोड़ के आसपास थी, तो 2-3 करोड़ आपने इनको भी हटाए। इसके अलावा इंपॉर्टेंटली
इनको जारी कौन करता है? ये जो यूएन ने बार बार तारीफ की है भारत की, इनको जारी करने वालों में आप देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है एफएओ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है आईएफएडी है, यूनिसेफ है, डब्ल्यूएफपी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इतनी सारी संस्थाएं इन डेटा को अगर जारी करती हैं, उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स का ये डेटा, तो थोड़ा सा स्वाभाविक रूप से इसमें भारत का रोष सामने आना बाकी है। लेकिन मैम ये डेटा अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हम ये माने कि चुनौतियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, चाहे वो स्टंटिंग पे हो, चाहे वो वेस्टिंग पे हो? और इम्पोर्टेंटली एक जो डेटा मुझे लगता है कि भारत सरकार भी उसको स्वीकार करती है, यूएन की रिपोर्ट में भी उसको कहा गया, और वो है वुमेन जो कि एनेमिक वुमेन है, उनकी संख्या में अभी कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आया है कि हम सुकून से बैठ सकें। जी, नहीं तो बिल्कुल बल्कि ये तो मैं शुरू में ही कहना चाहती थी, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग ऐसे इंडेक्स की मेथोडोलॉजी में जो बहुत जेन्युइन इश्यूज हैं उनको निकालते हैं, तो लोग यही उल्टा हमारी तरफ कहते हैं कि भाई आपके देश में तो बहुत समस्या है, आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं है। तो ये कहीं से हम नहीं कह रहे कि जो मैल न्यूट्रिशन है या कुपोषण है, ये तो हमारे देश में इतने सालों से ये समस्या रही, और इसीलिए सरकार ने इतने सारे बड़े बड़े प्रोग्राम, जो आप सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स देखेंगे, पोषण अभियान देखेंगे, बहुत से और प्रोग्राम, अनीमिया मुक्त भारत, आपने अनीमिया की बात की, तो इसीलिए ये प्रोग्राम लाए गए हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे देश में ये है समस्या, लेकिन उसका आकलन सही तरीके से करना और जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उसको भी सही तरह से रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर समय यही एक नैरेटिव रखना कि हमारे यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा और हम तो बल्कि बद से बदतर होते जा रहे हैं, ये भी सही नहीं है। तो प्रॉब्लम जरूर है, उसके लिए प्रोग्राम्स भी बहुत सारे लॉन्च हुए हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के यूज पे बहुत जोर दिया जा रहा है पोषण में, क्योंकि कोविड, हम सब जानते हैं कि कोविड से हर सेक्टर को एक तरह से सेटबैक हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, पोषण का हो, कोई भी सेक्टर हो। तो उसमें टेक्नोलॉजी कैसे हमने यूज करके लोगों तक पोषण पहुंचाया, राशन कितना लोगों तक सरकार ने पहुंचाया, अभी तक वो पहुंच रहा है लोगों तक। तो ये बहुत बड़ा फोकस है सरकार के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैम लेकिन हम बस ये कहना चाहते हैं कि जो प्रोग्रेस है उसका मेजरमेंट एक्यूरेसी से हो। मैम थोड़ा सा हमें बताएं पॉलिसी लेवल पर, क्योंकि आप नीति आयोग से जुड़ी हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिस आप हैंडल कर रही हैं। एक तरफ हम देखते हैं ग्लोबल डेटा है, हम खुद देखते हैं कि भारत सरकार तमाम प्रयास कर रही है, आज से नहीं बहुत पहले से ये प्रयास चल रहे हैं। 82 करोड़ लोगों तक तो हम डेली का राशन पहुंचा रहे हैं। अभी यूएन की रिपोर्ट थी, मैं स्टंटिंग पे अगर हम आए, सिर्फ स्टंटिंग की बात करें, अगर स्टंटिंग को बहुत बड़ा इशू बना रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो यूएन की रिपोर्ट कहती है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की स्टंटिंग 2020 में 3 करोड़ के आसपास, 3.5 करोड़ के आसपास थी, 2012 में जो 6 करोड़ के आसपास थी, हमने लगभग उसको आधा कर दिया। तो प्रोग्रेशन साफ दिख रहा है। लेकिन मैम इतने बड़े परिदृश्य में हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा हैं और हमारे पक्ष को सपोर्ट करने वाले डेटा भी हैं, तो हम ऐसी रिपोर्ट्स को क्या सिर्फ मौखिक रूप से खारिज करते हैं? उसका ऑफिशियल प्रोसीजर्स क्या है मैम? नहीं, देखिए, हम अपने डेटा को सबसे ज्यादा रोबस्ट, रिलायबल मानते हैं, और वो है भी, और हमारे जो बड़े बड़े सर्वेज भी हैं, चाहे एनएफएचएस है, चाहे कोई भी और हमारे सर्वेज हैं, वो भी दुनिया में रिगार्डेड हैं कि हम इस स्केल पे और इतने अच्छे तरह से उन सर्वेज को कंडक्ट करते हैं। तो हमारा डेटा कोई कम कहीं से मजबूत नहीं है, और हम नया ला रहे हैं, जैसे कि अब टेक्नोलॉजी से अब ये पोषण ट्रैकर आया है, जो दुनिया की सारी बड़ी बड़ी एजेंसीज इसको एक तरह से एंडोर्स कर रही हैं और कह रही हैं कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो हम उस डेटा को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। ये इशू जरूर है कि देखिए, आप नेशनल लेवल का एक डेटा होता है और फिर एक उसको डिसएग्रीगेट करना पड़ता है। तो हम लोग जो है वो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी हम इस डेटा को लेके जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जो जरूर अभी ज्यादा पिछड़े हैं,
दूसरों के मुकाबले, तो उनमें हमें ज्यादा फोकस्ड इंटरवेंशन करना है। तो उसलिए हम डेटा को सिर्फ एक एग्रीगेट रूप में नहीं देखते हैं, हम उसको डिसएग्रीगेट करके भी देखते हैं, जिससे कि हम टारगेटेड इंटरवेंशन डिजाइन कर सकें। ऑलराइट मैम, मेरा आखिरी सवाल ये होगा मैम, इस रिपोर्ट को अगर हम साइड पे भी रखें, और जैसा आपने खुद कहा कि ये मानने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में अभी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो माल न्यूट्रिशन की हो, चाहे वो अंडर नॉरिशमेंट की हो, चाहे वो मोर्टालिटी से जुड़े हुए हों, और ख़ास तौर से जो एनेमिक वुमेन का है। मैं डेटा आपके सामने रखना चाहूँगा मैम, यूएन की रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूँ जो हमारी तारीफ करती है। उसी में एक अलार्मिंग रिपोर्ट ये भी थी कि 15 टू 49 ईयर्स की जो एनेमिक वुमेन हैं उनकी संख्या बढ़ गई मैम। 2019 में जो 171.5 मिलियन थी 2012 में, वो बढ़कर 187.3 मिलियन हो गई 2019 में, यानी कि लगातार हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। एक और जो बड़ा मोर्चा आ रहा है वो ओबीज एडल्ट्स का आ रहा है। हमारे यहाँ कुपोषण पे तो ठीक है हमने फोकस किया, लेकिन मोटापे की समस्या खासतौर से एडल्ट्स में बढ़ रही है। तो इस मोर्चे पर सरकार अब इन चुनौतियों से कैसे पार पाएगी? जी, तो अनीमिया, बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने भी कहा कि इसीलिए हम अनीमिया मुक्त भारत लेकर आए हैं। और सबसे हमारे ऊपर लेवल से प्रधानमंत्री जी ने खुद इन विषयों के बारे में अपने विचार पूरे देश के सामने रखे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारा देश विकसित भारत बनना है तो हमें ये सारे इश्यूज को टैकल करना है। तो वो जरूर मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट के एजेंडा पे बहुत हाई है, उसमें कोई शक नहीं है। और उसमें बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो है बहुत ट्रांसपेरेंट है। तो वो अनीमिया डेफिनेटली एक इशू है। लेकिन एक बात मैं और आपके दर्शकों के लिए इसमें ये बता दूं कि ये सिर्फ न्यूट्रिशन या सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। जो कि अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑफिशियल वो इसमें अपना व्यू रखा है उसमें भी कहा है कि ये मल्टी सेक्टोरल इशू है। तो हम भी इसको पॉलिसी की तरफ से मल्टी सेक्टोरल वे में टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ओबेसिटी की बात की, इसीलिए हम मिलेट्स पे इतना जोर कर रहे हैं। ये साल तो मनाया भी गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और वो इंडिया की पहल की वजह से हुआ है। और हम क्यों इतना मिलेट्स पे जोर डाल रहे हैं? क्योंकि वो बहुत ही एक हेल्दी ग्रेन है, उससे इस तरह के इश्यूज, ओबेसिटी, ओवरवेट, ये भी टैकल होगा। तो सारे पहलू जो हैं न्यूट्रिशन के आप देखेंगे तो उन सब पहलुओं के लिए अलग अलग सरकार के कार्यक्रम, अलग अलग उनके इनिशिएटिव्स चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और जो हमारा डेटा है बहुत मजबूत है, हम उसको ट्रैक करते रहेंगे, हम उसको डिसएग्रीगेटेड लेवल पे ट्रैक करते रहेंगे, जिससे कि हम जिन एरियाज पे हमें ज्यादा ध्यान देना है हम उन पे फोकस कर सकते हैं। एब्सोल्यूट। सो इन नटशेल जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये सवालों के घेरे में बना हुआ है। भारत सरकार ने बहुत ही फर्मली इसको रिजेक्ट किया है और उसके सपोर्ट में अपने डेटा दिए हैं। जहां तक बात है हमारे देश में अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स हैं कुपोषण को लेकर, अल्पपोषण को लेकर, ये बने हुए हैं और इसको सरकार भी डिनाई नहीं कर रही है। हाँ, एक इंटीग्रेटेड एफर्ट की आवश्यकता हमेशा से होती है। उर्वशी मैम का यही कहना है कि सरकार लगातार इस दिशा में नए उन्नत डेटा के साथ काम कर रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो रह जाती है लास्ट में, ये जब कुपोषण की स्थिति आती है तो उसमें मल्टी मिनिस्ट्रियल इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आपकी अलग काम कर रही है, वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री आपकी अलग काम कर रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री अलग काम कर रही है, वित्त मंत्रालय अलग कर रहा है जो पूरा का पूरा इसको पैसा देगा। तो कई बार ऐसा लगता है कि चीज़ें बिखराव में हैं, लेकिन आई एम श्योर इस पे सरकार ऑलरेडी काम कर रही है और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ज़रूर दिखेगी। हमारा काम था थोड़ा सा जो चैलेंजेस जो पार्ट्स हैं उनको फोकस करना और उस पर सरकार क्या कर रही है इसका एक लेखा जोखा आपके सामने पेश करना। थैंक यू सो मच उर्वशी मैम, आपने बहुत विस्तार से बातचीत की और भारत का नजरिया इस रिपोर्ट के प्रति रखा। थैंक यू सो मच मैम। और आइए शुरू करते हैं और अब बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच जारी महायुद्ध की। आज इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध का 7वां दिन है। अब युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हाथियों के झुंड की तरह टैंकों की टोली गाजा पट्टी की तरफ आगे बढ़ रही है, जहां हमास का हेडक्वार्टर है। इजराइल ने गाजा खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। तो क्या 24 घंटे में गाजा को धूल की तरह उड़ा देगा इजराइल?
रणभूमि आज धूल से सनी है। कल तक आसमान से गोले बरस रहे थे, अब जमीन पर इजराइल के टैंक दहाड़ रहे हैं, हाथियों की तरह धूल उड़ा रहे हैं। रास्ता छोटा है, कतार लंबी है, मकसद बड़ा है और मंजिल गाजा है। टैंकों का ये हुजूम इसलिए निकला है ताकि हमास के खिलाफ गाजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। ये बड़ी तस्वीरें युद्ध के मैदान से जी न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ी तस्वीरें हैं जो आप देख पाएंगे। इजरायली टैंक का मूवमेंट बहुत तेज है। 7 दिन में इजराइल बदला लेने के बेहद करीब पहुंच चुका है और इसके साथ ही युद्ध के मैदान से न्यूज। अब आपको देखिए कैमरे के सामने भी तस्वीरें काफी धुंधली दिखाई पड़ेंगी क्योंकि इजरायली टैंक इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत तेजी से धूल उड़ रही है टैंक के चलने के कारण। आपको ये तस्वीरें काफी धुंधली दिखाई पड़ सकती हैं। इजराइल का टैंक कभी भी गाजा पर आग उगल सकता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तय कर चुके हैं कि इस बार हमास को गाजा से मिटाना है और इसलिए आधे रात को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। अल्टीमेटम गाजा शहर खाली करने का। अल्टीमेटम नॉर्थ गाजा को मिट्टी में मिला देने का। इजराइल का यह अल्टीमेटम संयुक्त राष्ट्र को नागवार गुजरा है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने आपत्ति जताई है। जहां तक हमास का सवाल है तो उसने इजराइल की धमकियों को प्रोपेगेंडा बताया है। दरअसल हमास चाहता है कि नागरिक गाजा खाली न करें क्योंकि वहां के आम लोगों को, बच्चों और महिलाओं को हमास के आतंकवादी ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं और अगर गाजा शहर खाली हो गया तो फिर हमास का मिट्टी में मिलना तय है क्योंकि आसमान से इजराइल के विमान बम बरसा रहे हैं और जमीन से टैंक तेज रफ्तार में दहाड़ते हुए गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। आप एक तस्वीर देखिए, भारी तादाद में यहाँ पर आपको ये टैंक्स दिखाई पड़ेंगे। जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाला सबसे पहला चैनल है और यहाँ पर देखिए जो फाइटर्स हैं वो वेव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं गाजा बॉर्डर की तरफ। काफी उत्साह में, काफी जोश में यहाँ पर ये सैनिक दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इन्हें बदला लेना है, आतंकियों का खात्मा करना है और ये सैनिक धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं अपने उस इलाके में जहाँ पर इन्हें आदेश का इंतजार होगा। और फिर ये विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हुए इजरायली जो सैनिक है। और साथ ही ये तस्वीरें बहुत कुछ यहाँ पर दिखा रही हैं कि इजराइल की सबसे बड़ी तैयारी है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। वक्त के साथ युद्ध और घातक और विध्वंसक होता जा रहा है। हमास के हमलों के बाद इजराइल ने गाजा पर ऐसी तबाही मचाई है कि चारों तरफ बस मलबा ही मलबा दिख रहा है। हमास और इजराइल जंग में हर बीतते पल के साथ, दिन हो या रात, जमीन हो या आसमान, हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल की सेना हर सीमा लांघ चुकी है। शक्तिशाली बमों के जरिए इजराइल हमास के ठिकानों को धूल में मिला रहा है। चंद दिनों से चल रहा चीख पुकार का शोर अब जमींदोज शहरों के सन्नाटे के आगे दम तोड़ रहा है। दोनों ओर अब बस मिसाइल अटैक का सायरन चित्कार कर रहा है। गाजा को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल के हमले और खतरनाक हो चुके हैं। इजरायली सेना ने रात भर में गाजा में 750 जगहों पर एयर स्ट्राइक की। अश्कलोन से आई तस्वीरों में रॉकेट्स को हमास के ठिकानों को तबाह करते देखा जा सकता है। गाजा पर हमले के बाद इजराइल की फौज ने इसका वीडियो सबूत भी पेश किया जिसमें हमास के ठिकानों पर इजराइल की विध्वंसक बमबारी की तस्वीरें दिखी।
इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में गाजा पट्टी में हमास के प्रमुख यावा सिन्वर के खात्मे का दावा किया जा रहा है, जिसे 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। उसके साथ हमास के मॉनिटरिंग सेंटर में मौजूद एक और खूंखार आतंकी भी ढेर हो गया। हमास को उखाड़ फेंकने के लिए 7वें दिन इजराइल की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। ज्वाइंट डायरेक्टर अटैक म्यूनिशन किट से लैस इजरायली MK-84 बम से हमास के ठिकानों को उड़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। बड़ी संख्या में इस खतरनाक बम को तैयार किया जा रहा है। इस बीच गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों ने हमास के एक सैन्य ठिकाने पर भी कब्जा कर लिया है। IDF ने इस कब्जे का वीडियो भी जारी किया, जिसमें इजरायली सैनिक और हमास के आतंकियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी दिखी। दावा किया गया कि हमास के आतंकियों के साथ घंटों चली इस मुठभेड़ के बाद इजरायली सेना ने हमास के सूफा आउटपोस्ट सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया और कई आतंकियों को भी हिरासत में लिया गया। 7 अक्टूबर को हमास ने आसमान, जमीन और हवा से उड़कर इजराइल पर 50 साल का सबसे बड़ा हमला किया। इजराइल तब तैयार नहीं था, लेकिन अब इजराइल गाजा पट्टी और वेस्ट कोस्ट को घेरकर पूरी मजबूती से हमास को उसकी हद दिखाने में जुट गया है और उसके दोस्त उसके साथ खड़े हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के PM नेतन्याहू से मुलाकात की और संदेश दिया कि वो इस युद्ध में इजराइल के साथ हैं। एक तरफ इजराइल ने हमास को मिटाने की कसम खाई है, तो वहीं हमास भी झुकने को तैयार नहीं है। इजराइल के हमलों का हमास के आतंकी जवाब दे रहे हैं। युद्ध का 7वां दिन और भीषण रूप अख्तियार कर चुका है। दोनों ओर लाशों का अंबार है। शहर के शहर जमींदोज हो गए। बची खुची जिंदगियां आखिरी सांसें ले रही है। गाजा बॉर्डर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी शुरू हो गई है। ऑपरेशन अजय के तहत तेल अवीव से 212 यात्रियों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली पहुंची। सुरक्षित वापसी पर यात्रियों की खुशी देखने लायक रही। युद्ध के बीच इजराइल में फंसे 212 भारतीय आज स्वदेश लौट आए। करीब 10 घंटे की उड़ान के बाद जब भारतीयों का विमान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो इन्होंने राहत की सांस ली। केंद्र सरकार में मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर इजराइल से लौटे भारतीयों की अगवानी की। इस दौरान आतंकी हमले के बाद इजराइल में गूंज रही सायरन और धमाकों की आवाजों से निकलकर आने का सुकून भारतीयों के चेहरों पर साफ नजर आया। जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहाँ से निकालने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत सही टाइम पे लिया, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर 1 दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती थी वहाँ पे। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी खूनी जंग के बीच इन भारतीयों ने गुरुवार रात तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। दरअसल सरकार ने इजराइल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। खुद विदेश मंत्री S जयशंकर इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने भारतीयों की वापसी के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स का इंतजाम किया है, क्योंकि जंग के हालात को देखते हुए कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रोक दी हैं। इजराइल में करीब 18,000 भारतीय हैं, जिनमें छात्र, नौकरी पेशा, हीरा व्यापारी और IT सेक्टर के कर्मचारी शामिल हैं। अब सरकार ने वतन वापसी चाहने वाले भारतीयों से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। I would request Indians in Israel, if you haven't registered with the embassy, please do register with the embassy. We will have more flights depending on the demand for them. विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 13 भारतीय फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और 3 से 4 भारतीय गाजा में हैं। अभी उनकी तरफ से भारत वापस आने के लिए कोई आग्रह नहीं मिला है। ऑपरेशन अजय के तहत फिलहाल इजरायली क्षेत्र से ही भारतीयों की निकासी में मदद की जा रही है। इजराइल के खतरनाक हालात से भारतीयों को निकालने का मिशन जारी है। पहला जत्था भी भारत पहुंच चुका है, लेकिन भारत सरकार इस मिशन में हर हालात से निपटने की तैयारी कर रही है। इसीलिए वायुसेना के विमानों को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। विदेश मंत्रालय ने बढ़ते संघर्ष को देखते हुए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जो 24 घंटे भारतीयों की मदद के लिए काम करेगा। कंट्रोल रूम लोगों की निगरानी करने और जानकारी देने के साथ साथ सहायता प्रदान करने में भी मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इजराइल और हमास के बीच जारी महायुद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संघर्ष और टकराव किसी के भी हित में नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर दुनिया बटी हुई होगी तो शांति नहीं हो सकती। पीएम ने कहा कि वक्त साथ मिलकर चलने का है और वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। और अब खबरें क्रिकेट वर्ल्ड कप से। तो भारत में हो रहे वर्ल्ड कप में कल का दिन है बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि कल भारत पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में होना है महामुकाबला और इसे लेकर मैच से पहले अहमदाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए कपिल वशिष्ठ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अब भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला शुरू होने में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। मुकाबला देखने के लिए 1,10,000 से ज्यादा लोग पहुंचेंगे, इसलिए उस मैच की सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। और इसी सुरक्षा के लिए एक बहुत खास उपकरण अहमदाबाद पुलिस इसका इस्तेमाल कर रही है, उसके बारे में आपको बताते हैं। ये टेथर्ड ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा है इस वक्त, और जो इसकी क्लैरिटी है उसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये आप देखिए, इस ड्रोन के जरिए स्टेडियम के आसपास का 5 किलोमीटर का जो इलाका है उस पर नजर रखी जा रही है। और इसकी क्लैरिटी आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कितना जूम इस पर जा सकते हैं। जो अहमदाबाद पुलिस के इस वक्त अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानेंगे दरअसल कि क्या इसकी रेंज है, कैसे ऑपरेट करते हैं इसे। सर बताइए ज़रा कि क्या क्या आप देख सकते हैं। ये ड्रोन का नाम टेथर ड्रोन है और इसकी रेंज 5 किलोमीटर की है और ये आजू बाजू विस्तार को कवर करना है और इसकी हाइट 120 मीटर है। और कोई पण शंकास्पद वस्तु दिखाएगी उससे हम इसको पकड़ सकते हैं किसी को भी। और 5 किलोमीटर के रेंज में तमाम धावा पॉइंट चेक करने में आएगा। और हमारी एक टीम ऑलरेडी इसमें रिजर्व रखी गई है कि कुछ भी बनाव बने तो तात्कालिक रिस्पॉन्स करेगी। ये टेथर ड्रोन है, मैं दोबारा बता दूं आपको, 120 मीटर ऊपर हवा में इस वक्त ये मौजूद है और यहीं से इसे ऑपरेट किया जा रहा है। क्लैरिटी आपने देख ली। साबरमती का जो रिवर फ्रंट है, जो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर भी इस ड्रोन से देखा जा सकता है। यानी जो लोग पहुँच रहे होंगे स्टेडियम उस वक्त, चाहे पैदल आ रहे हो चाहे गाड़ियों में आ रहे हो, कहीं वहाँ पर भीड़ तो नहीं लगी हुई है, उसको भी इससे देखा जा सकता है। इस ड्रोन को ऑपरेट करना भी उतना ही अहम, इसके ज़रिए नज़र रखनी भी उतनी ही अहम, क्योंकि बहुत सारे वीवीआईपी मेहमान पहुँचेंगे और बहुत सारी क्राउड आने वाला है, बहुत सारा, इसीलिए ये बहुत अहम हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अच्छी तैयारी सुरक्षा के लिहाज से ऐसी कि बिना इजाज़त परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। कैमरामैन विनायक के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से मैं जी न्यूज़ के लिए मैं कपिल वशिष्ठ। और वहीं इस महामुकाबले को चीयर्स करने के लिए फैंस में होड़ मची हुई है। हर कोई टीम इंडिया को अलग अलग अंदाज में चीयर्स कर रहा है। महामुकाबले के पहले टीम इंडिया की ब्लू जर्सी खरीदने के लिए दुकानों में भीड़ लगी हुई है। अहमदाबाद से देखिए किरण चोपड़ा की ये रिपोर्ट। तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का मुकाबला, यानी भारत और पाकिस्तान। और मैं इस वक्त अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। माहौल देखिए आप, माहौल देखिए, भीड़ आपको नजर आ रही होगी, फैंस नजर आ रहे होंगे, मीडिया कर्मी भी बड़े संख्या में है, पुलिस कर्मी भी है। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि यहाँ पर एक तरीके से मैं कहूँ मेले जैसा माहौल है। और यहाँ पर आपको देखिए लाइन से टीम इंडिया की जर्सियाँ बिकती हुई दिखेंगी। जितने लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर लोग जो है वो टीम इंडिया की जर्सी यहाँ पर बेच रहे हैं। अमूमन हमने देखा ही है जब भी भारत का कोई बड़ा मुकाबला होता है उसके पहले ये सब तस्वीरें देखी जाती है। लेकिन क्योंकि ये मैच बहुत बड़ा है और इस वजह से यहाँ आपको हर जगह दूर दूर तक ये तस्वीरें नज़र आएंगी। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ क्योंकि बहुत से सामान जो है वो अंदर ले जाने अलाउ नहीं है,
चाहे वो बैग्स हो, तो उसकी वजह से यहाँ पर दुकानदारों ने कई ने लोगों के लिए बैग्स रखने की व्यवस्था भी की है, जिसको जो अपना बैग रखकर अंदर मैच देखना चाहे उसके लिए। और भीड़ के लिहाज से कहें तो ये वही गेट है जहाँ से लोगों की एंट्री होने वाली है। तकरीबन 1,30,000 लोग इस मैच में बैठेंगे, उसको देखेंगे और उनमें तमाम तरीके के VIPs भी शामिल होंगे। मैच से पहले एक तरीके का रंगारंग संगीत कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें शंकर महादेवन होंगे, परफॉर्म करेंगे, अरिजीत सिंह परफॉर्म करेंगे, नेहा कक्कड़ परफॉर्म करेंगे। देखिए, धोनी नहीं खेल रहे, आप धोनी का टी-शर्ट 2011 का वर्ल्ड कप जिताया महेंद्र सिंह धोनी ने, इसलिए धोनी का भी ज़्यादा टी-शर्ट चल रहा है कि इस बार भी रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, तो वो भी अपने इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के देना चाहिए। ये कितने में बेच रहे हैं ये टी-शर्ट? सर ये 300 रुपीज़ का है, हम 200 में देते हैं। कौन सी खिलाड़ी का टी-शर्ट सबसे ज्यादा डिमांड में? डिमांड विराट कोहली, रोहित शर्मा। विराट कोहली, रोहित शर्मा का। तो देखिए यहाँ आपको शुभमन गिल का जर्सी दिखेगा, विराट का, और सबसे बड़ी बात देखिए धोनी का जर्सी भी यहाँ मौजूद है। धोनी भले ही इस वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा, क्योंकि धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप जिताया था, इस वजह से जो है धोनी की जर्सी भी यहाँ काफी मांग में है। तो कुछ इस तरीके का माहौल है भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कैमरा पर्सन शंकरशन मलिक के साथ किरण चोपड़ा, जी मीडिया, अहमदाबाद, गुजरात। और मैच से पहले एक फैन ने सोने का वर्ल्ड कप बनाया है, जरा ये भी देख लीजिए। भारत में हो रहे वर्ल्ड कप का सुरूर लोगों पर छाया हुआ है। हर कोई अपने अपने अंदाज में वर्ल्ड कप का जश्न मना रहा है। अहमदाबाद के एक व्यापारी पर वर्ल्ड कप का फीवर ऐसा चढ़ा कि उन्होंने 60 ग्राम सोने से वर्ल्ड कप ट्रॉफी समेत पूरी क्रिकेट किट बना डाली। सोने का वर्ल्ड कप बनाने वाले मनीष सोनी के मुताबिक वर्ल्ड कप जीतने पर वो ये ट्रॉफी रोहित शर्मा को गिफ्ट देना चाहते हैं। वर्ल्ड कप का फीवर इतना चढ़ गया है कि यहाँ पर सोने की वर्ल्ड कप ट्रॉफी आपको नजर आ रही होगी, साथ ही साथ वर्ल्ड कप ट्रॉफी के झुमके, वर्ल्ड कप ट्रॉफी का पेंडेंट हो या फिर गोल्ड का बना बल्ला हो या फिर सोने से बनी पिच, यहाँ पर आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। मैं इस वक्त अहमदाबाद में हूँ और अहमदाबाद में मेरे साथ गोल्ड के व्यापारी हैं जिन्होंने ये खुद स्पेशली वर्ल्ड कप के लिए बनाया है। हमको बचपन से क्रिकेटर बनने का बहुत शौक था, लेकिन हम आगे नहीं आ पाए, तो हमने सोचा हमारा जो व्यवसाय है उसके माध्यम से हम अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं और हम थोड़ा अपना जो कैरियर है वो नहीं बना पाए, तो ये इसके माध्यम से शौक अपना पूरा हो जाएगा और ड्रीम भी पूरा हो सकता है। चलिए, तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZindiaIndia360 याद रखिएगा। नमस्कार।